हेलो स्टूडेंट्स, सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। और प्रीवियस सेशन की बात करें बच्चा, तो हम लोगों ने वियोजन की मात्रा, जिसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, अल्फ़ा, उस कॉन्सेप्ट को समझा था। और अल्फ़ा के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके व्यंजक निकालना और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया था कि किस तरह से हम अल्फ़ा के व्यंजक इमीडिएटली निकाल सकते हैं। ठीक है जी। एक मैं क्वेश्चन और पुराना बेटा जो हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है उसके बारे में बात करता हूँ, ताकि आपको और कहानियाँ क्लियर हो जाए। मान लीजिए जैसे हमें क्वेश्चन दे रहा है बेटा कि 2Ab2 गैस ये वियोजित हो रहा है आपका 2Ab गैस प्लस B2 गैस में। ठीक है जी। 2Ab2 गैस जो है वो वियोजित हो रहा है 2Ab गैस प्लस किसमें, आपका B2 गैस। अब हमसे बोल रहा है बेटा कि यदि वियोजन की मात्रा है ना x, यदि वियोजन की मात्रा अल्फ़ा है ना एक से काफ़ी छोटी हो, यदि वियोजन की मात्रा, यदि Ab2 के वियोजन की मात्रा अल्फ़ा यदि वियोजन की मात्रा अल्फ़ा एक से काफ़ी छोटी हो तो अल्फ़ा का व्यंजक Kp तथा साम्यावस्था दाब P के पदों में ज्ञात करें। है ना, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। उसने हमें क्वेश्चन में बोल दिया बेटा, यदि वियोजन की मात्रा अल्फ़ा एक से काफ़ी छोटी हो तो अल्फ़ा का व्यंजक Kp तथा P के पदों में ज्ञात करें। तो अल्फ़ा का व्यंजक Kp तथा P के पदों में ज्ञात करें। ये उसने सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। ये एक पुराना क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, बट बड़ी आसानी से हम इसे हल कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया था बेटा कि जब भी वियोजन की मात्रा का क्वेश्चन हो तो अभिकारक की तरफ हमेशा 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। ये सब व्यंजक आप समझ चुके हो। उत्पाद की तरफ क्या होगा बेटा, इसका कोफिशिएंट 2 है तो 2 अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय इसका कोफिशिएंट भी 2, मतलब ये अल्फ़ा ही रहेगा। इसका कोफिशिएंट 1 है तो अल्फ़ा और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो कुल मोलों की संख्या आप पुराने व्यंजकों से भी कंपेयर कर सकते हो। कुल मोलों की संख्या हो गई कितना बेटा, 1 प्लस अल्फ़ा बाई 2। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बेटा। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको इनके डेरिवेशन समझा दिए कि अब डायरेक्ट लिखने का तरीका ये है कि अगर वियोजन की मात्रा के ऊपर साम्यावस्था का कोई क्वेश्चन आए तो अभिकारक की तरफ हमेशा 1 माइनस अल्फ़ा रहेगा। और उत्पाद को निकालने का डायरेक्ट तरीका है बेटा, अल्फ़ा अल्फ़ा लिख लो, जो उत्पाद का रस समीकरण मिति गुणांक है उससे गुणा करो। ठीक है ना, और अभिकारक के रस समीकरण मिति गुणांक से भाग दे दो, अपने आप ही आपका व्यंजक सही बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इससे Kp का व्यंजक लिखता हूँ बच्चों, है ना, इससे अगर मैं Kp का व्यंजक लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ऊपर Ab के मोल्स का स्क्वायर मतलब अल्फ़ा की पावर 2 इंटू साथ में B2 के मोल्स मतलब अल्फ़ा बाय 2, नीचे Ab2 के मोल्स का स्क्वायर मतलब 1 माइनस अल्फ़ा का स्क्वायर। ठीक है, आपको मैंने बार बार बोला है बेटा, आयतन आना होता तो कहाँ आता, तुरंत सोच लो। ऊपर घात 3 है, नीचे घात 2 है, तो आयतन आना होता तो कहाँ आता, नीचे। इसका मतलब प्रेशर कहाँ आएगा बेटा, ऊपर। ठीक है, आयतन की घात भी 1 आएगी, तो वो मैं सब समझा चुका हूँ आपको। और साथ में आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2। ये हमने इसका व्यंजक लिखा है बेटा। ठीक है ना, अभी ये व्यंजक, अब हमसे बोला है कि अल्फ़ा को हमें Kp और P के पदों में निकालना है। अभी ये प्रॉपरली सही व्यंजक नहीं है बेटा ना, अभी इसमें थोड़ी सी हमें तिकड़मबाजी करनी पड़ेगी। क्या तिकड़मबाजी, अभी उसने आपसे बोला है बेटा कि वियोजन की मात्रा जो है वो 1 की तुलना में काफ़ी छोटी है। तो अगर हमें ये कंडीशन दे दी बेटा, तो मैथमेटिक्स में हमें पता है कि इतनी बेसिक मैथमेटिक्स हम सभी को आती होगी कि अगर अल्फ़ा 1 से छोटा है तो हम 1 माइनस अल्फ़ा को भी 1 लेते हैं, हम 1 प्लस अल्फ़ा को भी 1 लेते हैं। चूँकि अल्फ़ा 1 से काफ़ी छोटा है तो एक में उसे जोड़ो या 1 में से उसे घटाओ, मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ही रहेगा। और अगर 1 प्लस अल्फ़ा 1 है बेटा, तो 1 प्लस अल्फ़ा बाय 2 तो पक्का 1 ही होगा, क्योंकि ये तो उससे भी छोटा है ना, ये तो उससे भी छोटा हो गया, अल्फ़ा से भी छोटा है, अल्फ़ा बाय 2 और छोटा कर दिया। तो यहाँ पर हमारे लिए ये जो पद है बेटा, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो हमारे लिए Kp क्या बचा, केवल अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा मतलब अल्फ़ा क्यूब इंटू P बाय 2। नीचे दोनों 1 1 हो चुके हैं, झंझट ही ख़त्म। तो आप देख लीजिए, इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बेटा, एक थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न था हमारा, परंतु बड़ी आसानी से अगर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमने तुरंत निकाल लिया। इससे अल्फ़ा हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 Kp बाय P,
क्यूब रूट ऑफ 2 Kp बाई पी। तो इस तरह के व्यंजक भी आपको अल्फ़ा के पदों में देखने को मिल सकते हैं बेटा। ऐसी कोई भी नया, अभी जरूरी नहीं कि हमेशा यही अभिक्रिया दे, कोई भी नई अभिक्रिया भी दे, आपको कॉन्सेप्ट पता पड़ गया है कि हमें पहले है ना Kp का व्यंजक निकाल लेना है अल्फ़ा के पदों में, और उसके बाद जो उसने कंडीशन दी है उस कंडीशन को डालें तो हमारा प्रश्न बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बेटा सभी को ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम वियोजन की मात्रा को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ चुके हैं बेटा। काफ़ी क्वेश्चंस भी मैंने आपको छोटे छोटे बता दिए हैं। अब हम बढ़ते हैं, हमारी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक है हमारा छोटा सा, क्या है अगला टॉपिक, वो है ना क्या, वियोजन की मात्रा वाष्प घनत्व के पदों में, है ना। वाष्प घनत्व के पदों में वियोजन की मात्रा, हेडिंग डालो बेटा, वाष्प घनत्व के पदों में वियोजन की मात्रा, मतलब मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, बोल मैंने हिंदी में दिया है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, इन टर्म्स ऑफ किसके बच्चा, वेपर डेंसिटी। वाष्प घनत्व के पदों में वियोजन की मात्रा, ये भी इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए बेटा, ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। एक सिंपल सा सूत्र है, परंतु वो सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको वो याद होना जरूरी है ना। मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, 1 मिनट का है ना। मान लीजिए, देखिए अगर मैं बात करता हूँ बेटा, सबसे पहले वाष्प घनत्व क्या होता है। वाष्प घनत्व जो होता है बच्चों, वाष्प घनत्व होता है बेटा अणुभार बटे 2, है ना। ठीक है जी, जहाँ पर 2 क्या है बेटा, हाइड्रोजन का अणुभार। जब तक कुछ नहीं बोला जाए हम वाष्प घनत्व जो है बेटा वो हमेशा किसके सापेक्ष निकालते हैं, हाइड्रोजन के, तो इसलिए नीचे 2 लिखा है। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में बोल रहा है वाष्प घनत्व ऑक्सीजन के सापेक्ष निकालो, तो फिर आपको उसके अणुभार को ऑक्सीजन के अणुभार से भाग देना पड़ेगा, मतलब 32 से। परंतु जब तक कुछ न बोला जाए तब तक हाइड्रोजन के सापेक्ष होता है। वाष्प घनत्व होता है क्या है बेटा, ये गैसों की सापेक्षिक घनत्व है, जो किसके सापेक्ष निकाली जाती है, हाइड्रोजन के सापेक्ष। ठीक है जी, और ये सूत्र यूज होता है बेटा जब हमारे पास एक सिंगल गैस हो, एक गैस हो, तब उसका अणुभार निकालो, उसको 2 से भाग दे दो। परंतु अगर एक से ज़्यादा गैस हों, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं काफ़ी चैप्टर्स में, मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में समझाया था। अगर एक से ज़्यादा गैस हो गई मोर देन 1, अगर एक से ज़्यादा गैस हो गई मोर देन 1, तो पहले हमें निकालना पड़ेगा एम एवरेज, ठीक है ना। जैसे ही किसी भी क्वेश्चन में बेटा एम एवरेज की बात वहाँ पर होंगी जहाँ पर हमारे पास एक से ज़्यादा गैस होती हैं, तो एम एवरेज निकालो, फिर उसे 2 से भाग दे दो। अब यहाँ पे तो आपको समझ में आ ही रहा है बेटा कि एम एवरेज की बात होनी ही होनी है। क्यों होनी है सर, क्योंकि हमने बोला है बेटा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया कोई भी कभी भी पूर्ण नहीं होती है। तो अगर मेरे पास एक अभिकारक है गैस अवस्था में और एक ही उत्पाद है, तो साम्य अवस्था पर ए भी होगा और बी भी होगा। मान लीजिए अभिकारक को मैंने ए माना, उत्पाद को बी माना, तो मेरे पास ए भी है बच्चा और बी भी है, तो मतलब मिनिमम 2 गैसेस तो हो गई, इसलिए हमें एम एवरेज की बात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब एम एवरेज निकाला कैसे जाता है बेटा, क्या बेसिक सूत्र है एम एवरेज का, नंबर ऑफ मोल्स का क्या बेसिक सूत्र है बेटा, है ना। हम बेसिक चीज़ों को पकड़ें हमेशा। देखिए हमारा सिलेबस खूब बड़ा है, मुझे भी पता है, काफ़ी चीज़ें बड़ी बड़ी हैं, और भूलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, भूल भी सकते हैं बेटा। हम खुद भूल जाते हैं, तो आप तो है ना, आप तो 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हम तो बेटा केवल फिजिकल और इनऑर्गेनिक 2 चीज़ें नॉर्मली मैं पढ़ाता हूँ, तो उसमें ही मैं काफ़ी चीज़ें भूल जाता हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, ठीक है ना, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दिख ही रहा आपको, तो आपका भी भूलना स्वाभाविक है। तो हम अगर बेसिक फंडामेंटल चीज़ों को पकड़ें, जैसे नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा, गिवन मास बाय मोलर मास, तो यहाँ से मोलर मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या मैं इसे उल्टा करके भी लिख सकता हूँ। मोलर मास का सूत्र हो जाएगा गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। अगर एम एवरेज की बात करता हूँ बेटा, तो बार बार मैं आपसे बोल ही रहा हूँ कि औसत अणुभार जो होता है वो हमेशा गैसीय मिश्रण के लिए, जिसमें कम से कम 2 गैसेस हों, तो अगर मिक्सचर हो गया है बेटा, मिनिमम 2 गैस है मेरे पास, तो भार की जगह मुझे उनका कुल भार रखना पड़ेगा, तो ऊपर मुझे मास की जगह कौन सा मास रखना पड़ेगा बच्चों, टोटल मास, है ना। पहले मैं बेसिक सब चीज़ें समझा दे रहा हूँ, क्योंकि सूत्र तो 1 मिनट में आ जाएगा। और नीचे मोल्स की जगह मैं रखूँगा टोटल मोल्स। यह है एम एवरेज का बेसिक सूत्र। एम एवरेज इज नथिंग बट टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। अब हमें पता है बेटा कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मास तो हमेशा, द्रव्यमान जो होता है बेटा वो संरक्षित होता है,
तो द्रव्यमान तो परिवर्तित नहीं हो सकता है, परंतु मोल्स क्या हैं बेटा, बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, सेम भी रह सकते हैं। ठीक है ना, डिपेंड करेगा कि अभिक्रिया का डेल्टा एन का मान क्या है। डेल्टा एन जी अगर 0 हुआ तो मोल्स नियत रहेंगे, डेल्टा एन जी धनात्मक हुआ तो मोल्स बढ़ जाएंगे, और डेल्टा एन जी ऋणात्मक हुआ तो मोल्स घट जाएंगे। ठीक है ना, परंतु चूंकि हम वियोजन की मात्रा की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, डिसोसिएशन, टूटना, तो ये आपका परिभाषित ही केवल डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 वाली अभिक्रियाओं के लिए होगा, या डेल्टा एन जी 0 वालों के लिए भी हो सकता है। ठीक है जी। तो अब देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ आपसे, ए कोई मेरा अभिकारक है बच्चा, और ये टूट गया किस में बेटा, ये टूट गया एन उत्पाद में, अलग अलग एन उत्पाद में, बी गैस में, सी गैस में, इस तरह से ऐसे एन उत्पाद बना रहा है, एन प्रोडक्ट्स बना रहा है ये मेरा। ठीक है जी। अब अभी मैंने आपको बता दिया बेटा, मान लीजिए शुरू में इसके ए मोल्स हैं, इन सभी के कितने मोल्स होंगे, 0 0 0। फिर सेकंड स्टेप क्या बेटा, ए माइनस ए अल्फ़ा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार आपको समझा चुका हूँ, ये ए अल्फ़ा, ये भी ए अल्फ़ा। ठीक है, इस तरीके से क्लियर। तो अब अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा, इनिशियली हमारे पास टोटल मोल्स कितने थे, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ ए, और साम्य अवस्था पर टोटल मोल्स कितने हो गए बच्चों, ए माइनस ए अल्फ़ा, तो ए के हुए, प्लस ए अल्फ़ा ऐसा कितनी बार आएगा बेटा, एन बार। डायरेक्ट लिख दूँ तो एन ए अल्फ़ा, है ना, ये उत्पादों के हो गए। तो अगर हमारे पास हम अब बात करते हैं बेटा टोटल मास की और टोटल मोल्स की। टोटल मास, मैंने अभी बोला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है, तो हम टोटल मास बेटा प्रारंभ वाला ही निकाल लें। प्रारंभ में हमारे पास केवल ए है, ठीक है ना, और उसके कितने मोल्स हैं बेटा, ए मोल्स। तो 1 मोल का मास, मान लीजिए ऑक्सीजन है बेटा, उसके 1 मोल का मास 32 ग्राम है, तो 10 मोल के मास के लिए क्या करूंगा बेटा, 10 × 32 कर दूंगा। मतलब यहाँ पर मैं आपको जनरल फॉर्मूला में डिराइव करने जा रहा हूँ, जो भी अभिकारक का अणुभार होगा उसको हम उसके मोलों की संख्या से गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि उसका जो मोलर मास है वो 1 मोल का है और ए मोल्स है। अब टोटल मोल्स आपके सामने है बेटा, ए माइनस ए अल्फ़ा प्लस ए एन ए अल्फ़ा, ए कॉमन ले लूँ, ब्रैकेट में बचा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है जी। इससे अगर मैं औसत अणुभार का सूत्र निकालूँ, एम एवरेज, ऊपर बेटा है ना मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट इंटू ए कुल भार, नीचे कुल मोल। क्या समझ में आ रहा हमें बेटा, हमें प्रारंभिक मोलों की संख्या की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे लिए एम एवरेज का जो सूत्र निकला है वो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सूत्र है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सूत्र, जो काफ़ी जगह आपको यूज़ करना पड़ सकता है। तो अगर हमसे कभी बेटा वियोजन की मात्रा देकर हमसे औसत अणुभार पूछे तो ऊपर आपको, ठीक है ना, अभिकारक का अणुभार रखना है और नीचे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। यहाँ पर कई बार बच्चा बेटा एन में कंफ्यूज हो जाता है, ये एन मोल नहीं है, ध्यान देना है ना। एन का मतलब क्या है, यहाँ एन का मतलब है बेटा समेशन ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट्स, उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांकों का योग। जैसे इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, ऐसे 1 1 1 1 करते कितनी बार आया, 1 एन बार, तो ऊपर हो गया एन, और नीचे है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ किसका, आपका रिएक्टेंट्स, है ना। एक ही रिएक्टेंट होगा जो राइट नो आपका 1 ही है, तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर केस के लिए एन आपका ये हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, एन हमेशा 1 से बड़ा होगा, ठीक है, और अल्फ़ा हमेशा मैंने बता दिया है 0 से 1 के बीच में होगा। एन हमेशा 1 से बड़ा होगा बच्चों, और अल्फ़ा हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। ठीक है जी, ये कहानी क्लियर। अब हमें तो वाष्प घनत्व के पदों में चाहिए बेटा, ये सूत्र महत्वपूर्ण है। आपको डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं बेटा, आपके लिए सूत्र महत्वपूर्ण है कि एम एवरेज इज एम रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ें बेटा। आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं तो आप पॉज भी कर सकते हो। अब बेटा देखो, हमारे पास 2 तरह के वाष्प घनत्व होते हैं, है ना। एक कैपिटल डी होता है बेटा, एक स्मॉल डी। कैपिटल डी है बेटा वियोजन से पहले का वाष्प घनत्व, ना, वियोजन से पहले का वाष्प घनत्व, और स्मॉल डी जो है वो वियोजन के बाद का वाष्प घनत्व।
है ना। अब वियोजन से पहले क्या होगा बेटा, केवल अभिकारक, ठीक ना। वियोजन से पहले क्या होगा, केवल अभिकारक, जबकि वियोजन के बाद क्या होगा, अभिकारक भी होगा और उत्पाद भी होगा। इसीलिए कैपिटल डी जो है बच्चों वो हमारा मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2 हो जाता है ना। कैपिटल डी जो है हमारा वो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बाय 2 हो जाता है। स्मॉल डी जो होता है वो आपका एम एवरेज बाय 2। शुरू में केवल और केवल आपके पास अभिकारक है, इसलिए कैपिटल डी दोनों ही वाष्प घनत्व है बेटा, एक वियोजन से पहले का है, एक वियोजन के बाद का है। वियोजन से पहले केवल अभिकारक है, इसलिए कैपिटल डी जो है वो अभिकारक के अणुभार को 2 से भाग देने पर प्राप्त होगा। और रही बात बेटा स्मॉल डी, वो वियोजन के बाद का वाष्प घनत्व है। वियोजन के बाद मेरे पास अभिकारक भी हैं, उत्पाद भी हैं, तो हम पहले एवरेज अणुभार निकालेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे। इसलिए मैंने आपको अभी यहाँ पर एवरेज का सूत्र बता दिया है कि, है ना, आप एवरेज अणुभार कैसे निकालोगे, ये वियोजन के पदों में चल रहा है, ठीक है। एन आपको क्वेश्चन में खुद निकालना पड़ेगा, अभी मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, पहले ये देख लें। तो अब देखो ये जो सूत्र हमने लिखा है बेटा, एम एवरेज इज एम क्या बेटा, रिएक्टेंट अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा। इसमें क्या करें बेटा, ये मान पुट करें। एम एवरेज की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल डी। एम रिएक्टेंट की जगह क्या लिख दिया बेटा, 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। नीचे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या बच्चों, अल्फा। ये 2 और 2 क्या हो गया आपका, कैंसर। क्या हुआ, डी प्लस एन माइनस 1 इंटू अल्फा इंटू डी इक्वल्स टू कैपिटल डी। तो हमें तो अल्फा, है ना, हमारा हेडिंग क्या थी, वाष्प घनत्व के पदों में वियोजन की मात्रा। तो यहाँ से मेरा जो अल्फा हो जाएगा बच्चा वो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी, और नीचे में डिवाइड कर दूँ किससे बेटा, इसको एन माइनस 1 इंटू डी। ये है आपका सूत्र जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अल्फा इक्वल्स टू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन एन माइनस 1 इंटू डी। हमारे जो क्वेश्चन आएंगे बेटा डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, फार्मूलों में बस हमें वैल्यू पुट करनी होगी, बस उस फार्मूले में हमें हर एक पद का मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर सूत्र में बेटा आपको कैपिटल डी और एन, कैपिटल डी और एन ये नोन रहेंगे, नोन मतलब पता रहेंगे बेटा, है ना, ठीक है। अब क्वेश्चन जो होंगे उसमें अल्फ़ा देकर या तो स्मॉल डी पूछेगा या स्मॉल डी देकर अल्फ़ा पूछेगा, है ना। पहले मैं आपको ये समझा दूं कि कैसे ये दोनों हमें पता है। आइए मान लीजिए जैसे मैं कुछ अभिक्रिया लिख दे रहा हूँ आपके लिए, N2O4 गिव्स 2NO2, पहली अभिक्रिया, है ना। दूसरी अभिक्रिया बेटा अमोनिया ना, इसमें N2O4 वियोजित हो रहा है किसमें, NO2। दूसरी अभिक्रिया बेटा अमोनिया का वियोजन हो रहा है N2 प्लस किसमें, 3H2, है ना। मान लीजिए तीसरा PCl5 का वियोजन हो रहा है PCl3 प्लस Cl2। और चौथी एक अननोन में अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, मान लो बेटा, है ना, 4A वियोजित हो रहा है 3B प्लस 7C, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ इनमें मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट भी बताओ, कैपिटल डी भी बताओ और एन भी बताओ, है ना। इन अभिक्रियाओं के लिए हमें ये 3 चीज़ें बतानी, ठीक है। ठीक, तो मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट बेटा अभिकारक तो हमें क्वेश्चन में दिख ही रहा है, कौन है अभिकारक हमारा, N2O4, उसका अणुभार हमें पता है बेटा 92, ये लिखा। कैपिटल डी बेटा 92 को 2 से भाग दे दिया 46, ठीक है। एन अभी मैंने बताया सभी उत्पादों के रस समीकरण मिति गुणांक का योग बटे अभिकारक का रस समीकरण मिति गुणांक, तो 2/1 हो गया 2, ठीक है। अगला देखें बेटा, है ना, अमोनिया, अमोनिया का अणुभार कितना, 17। कई बार काफ़ी स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक कर देते बेटा, वो 17 इंटू 2 कर देते 34। ध्यान देना, अणुभार मतलब 1 मोल, अणुभार जब आप बोलते हो बेटा वो 1 मोल का भार होता है, ठीक है। ये जो 2 है बेटा इसका यूज़ n को निकालने में है, अणुभार को नहीं, ठीक है ना। तो ये 17 है तो इसका मतलब स्मॉल डी का मान हो गया 8.5, और n को निकालने में कैसे बेटा, इसका रस समीकरण मिति गुणांक 1, उसका 3, तो 1 प्लस 3 हो गया कितना, 4, और नीचे रस समीकरण मिति गुणांक किसका बेटा, अभिकारक का, इसलिए इस अभिक्रिया का n का मान भी 2 हो गया, है ना। इस अभिक्रिया के n का मान भी हो गया 2। अगली अभिक्रिया देखें बेटा, अभिकारक है PCl5, उसका अणुभार होता है आपको, है ना, खुद ही निकालना है, फॉस्फोरस का 31 और क्लोरीन का होता है 35.5, और ऐसे 5 क्लोरीन है तो इंटू 5 करा तो 208.5, इसका आधा करें बेटा
तो 104.25, और रही बात n निकालना तो 1 + 1 2 डिवाइडेड बाय 1, तो आपके लिए n का मान हो गया कितना बच्चों 2। ठीक है, लास्ट बात करें 4a गिव्स 3b + 7c है ना। अब इसमें a अननोन है बेटा, तो अभी हम इसका ma ही लिख देते हैं। ma मतलब a का अणु भार, कैपिटल D क्या हो जाएगा बेटा ma/2। ठीक है, और रही बात बेटा n कैसे निकालोगे, तो 3 और 7 हो गया 10, 10 को हमने 4 से भाग दिया तो इट इज़ 3 + 7/4 मतलब 2.5। ठीक है जी, तो ये इस तरह से बेटा, बस हमें कई बार क्या होता है बच्चों को सूत्र तो पता होता है परंतु उसमें है ना हर एक टर्म का प्रॉपर निकालने का तरीका नहीं पता होता है। तो इस अल्फ़ा बराबर d - d अपॉन n - 1 इंटू डी, इसमें हमें 4 चीज़ें नज़र आ रही हैं, अल्फ़ा, कैपिटल D, स्मॉल d और n। इन 4 में से 2 चीज़ें आपको मैंने बता दिया, कैपिटल D और n। इनडायरेक्टली जैसे ही आपको अभिक्रिया दी है पता है, आपको खुद से निकालना है। और अब बच्चा बेटा कभी अल्फ़ा देकर स्मॉल d की वैल्यू पूछेगा, कभी स्मॉल d देकर अल्फ़ा की वैल्यू पूछेगा। ठीक है ना। आइए मैं एक आधा क्वेश्चन भी बताता हूँ आपको बेटा, आई होप नोट कर लिया होगा आपने, है ना। पॉज कर सकते हो बेटा तुरंत वहीं पर। अब देखो हमसे बोल रहा है बेटा 2SO3 गैस गिव्स 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, है ना। 2SO3 गैस जो है आपका वो आपकी वियोजित हो रही है 2SO2 गैस प्लस किसमें O2 गैस। और अब हमसे क्या बोल रहा है बेटा कि यदि है ना, यदि SO3 का वियोजन की मात्रा, यदि SO3 के वियोजन की मात्रा 50% है ना। आप क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लेना बेटा कि यदि SO3 के वियोजन की मात्रा 50% है तो आपसे बोल रहा है बेटा m एवरेज भी निकालो और वाष्प घनत्व भी निकालो, है ना। दोनों आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब कुछ नहीं बेटा, आपको m एवरेज निकालना है तो क्या सूत्र लगाना है, मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक का अणुभार। अभिकारक कौन नजर आ रहा है बेटा मुझे यहाँ पर, SO3। SO3 का अणुभार कितना होता है बेटा 80, तो ऊपर तो मैंने लिखा बेटा 80, नीचे 1 + n कैसे निकालते हैं बेटा, 2 इसका कोफिशिएंट, इसका 1, तो 2 + 1 3 और डिवाइडेड बाय 2 तो 3/2, तो 1 + 3/2 - 1 और इंटू अल्फ़ा है बेटा 50%, मतलब हमें तो यहाँ पर ठीक है ना अल्फ़ा का अंकिक मान रखना है। ठीक है, तो 1/2 हुआ। ठीक है जी, 3/2 - 1 इज़ 1/2 इंटू 1/2, तो 80/1 + 1/4 मतलब 5/4, है ना। 4 नीचे से ऊपर गया और 5 से इसको 16 करा तो 16 चौक 64। ये हो गया बच्चों मेरे लिए औसत अणुभार m एवरेज का मान। और अगर हमसे स्मॉल d पूछ रहा है बेटा, कैपिटल D पूछता है बेटा, तो कैपिटल D तो हमें पता ही है कितना होता है कैपिटल D, है ना। SO3 का अणुभार 80 है, उसका आधा 40, है ना। अब जरूरी नहीं बेटा कि वो कैपिटल D और स्मॉल d लिखे, ठीक है। वो आपसे बेटा वाष्प घनत्व जो है वो ये भी लिख सकता है, थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड, सैद्धांतिक रूप से गणना करा गया, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, है ना, प्रायोगिक रूप से जो ऑब्जर्व करा गया। तो आपको इतना ध्यान रखना है बेटा कि कैपिटल D तो हमें खुद ही पता है, ठीक है। तो अगर हमें कभी वाष्प घनत्व के आगे कुछ वो लिख दे, सैद्धांतिक गणना करा गया या प्रायोगिक रूप से प्रेक्षित किया गया वाष्प घनत्व, तो आपको उन चीज़ों से चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको इतना याद रखना है बेटा कि स्मॉल d तो आपको खुद पता है, ठीक है, और सॉरी कैपिटल D आपको खुद पता है, तो जो भी बचा है वो हमारे लिए क्या हो गया बेटा स्मॉल d, ठीक है। तो स्मॉल d यहाँ पर कितना हो गया बेटा 32, स्मॉल d यहाँ पर कितना हो गया आपका 32 हो गया। आई मेरी बात सभी को समझ में, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से का बेटा है ना, इसी तरीके से मान लीजिए हमसे क्वेश्चन दे रहा है फॉस्फीन गैस 4PH3 गैस, ये वियोजित हो रही है बेटा P4 गैस में प्लस 6H2 गैस में, है ना। ये वियोजित हो रही है P4 गैस प्लस 6H2 गैस, ये आपको अभिक्रिया दी है बेटा। और आपसे कह रहा है कि यदि साम्यावस्था मिश्रण का वाष्प घनत्व, यदि साम्यावस्था मिश्रण का वाष्प घनत्व 10 है, यदि साम्यावस्था मिश्रण का वाष्प घनत्व 10 है तो फॉस्फीन के वियोजन की मात्रा बताइए। यदि साम्यावस्था मिश्रण का वाष्प घनत्व 10 है तो फॉस्फीन के वियोजन की मात्रा बताइए। तो अब कुछ नहीं करना बेटा, आपको n तो खुद निकालना पड़ेगा, 1 + 6 7/4, ये हो गया n,
ठीक है। एक वाष्प घनत्व आपको सवाल में दिया गया है बेटा और एक आपको खुद पता है। खुद पता कौन सा होता है बेटा? कैपिटल डी। तो फॉस्फीन का अगर मैं अणुभार निकालता हूँ तो है ना 31 + 3 34। 34 का मैं आधा कर दूँ, 34/2 कितना हो गया आपका 70, है ना। स्मॉल डी अगर मैं निकालता हूँ बच्चों तो निकालना क्या है, वो तो क्वेश्चन में ही गिवन है कितना बेटा 10, क्योंकि उसने सवाल में ही दिया है कि साम्यावस्था मिश्रण का वाष्प घनत्व कितना है 10, ये दिया हुआ है। अब हम निकाल लें बेटा बस इसका अल्फा। तो कैपिटल डी 17 माइनस स्मॉल डी कितना 10, नीचे n-1 तो 7/4 -1 इंटू आपका इंटू स्मॉल डी जो 10 है ना, ऊपर बचा कितना बेटा 7, नीचे क्या हुआ 7/4 -1 मतलब 3/4 इंटू 10, 4 तो गया नीचे से कहाँ बच्चा ऊपर, और नीचे हो गया आपका 3 इंटू 10, ये 2 ये 5 मतलब 7×2 = 14/15। हमें पता ही बेटा कि अल्फ़ा का मान हमेशा 1 से क्या होना चाहिए छोटा, और वो 1 से छोटा हो गया है, तो इसलिए आपका आंसर हो गया 14/15। तो इस तरह के 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे बेटा। कभी आपको अल्फ़ा देके औसत अणुभार वाष्प घनत्व तो पूछ सकता है, या रिवर्स क्वेश्चन में आपसे, है ना, रिवर्स क्वेश्चन में क्या हो सकता है आपसे कि वाष्प घनत्व देकर अल्फ़ा का मान पूछ सकता है। ठीक है जी, चलिए अब हम बढ़ते हैं बेटा हमारा अगला सब टॉपिक, है ना, ला शातेलिए सिद्धांत, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ला शातेलिए सिद्धांत दैट इज ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है बेटा ये? अब हमने सब चीज़ें समझ ली, बस ये आखिरी चीज़ें हमारे चैप्टर की। ली चैटेलियस सिद्धांत, ला शातेलिए सिद्धांत, ये बोलता है क्या है बेटा? ये केवल इतनी सी चीज़ बोलता है बेटा कि साम्यावस्था जो होती है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था जो होती है बेटा, वो उसकी सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है ना, सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। और अगर हमने, ठीक है ना, अगर हमने, आपको भी पता है बेटा, अगर कोई भी सिस्टम, कोई भी निकाय, इवन हम अपनी ही बात क्यों ना करें, अगर हम हमारी मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ गए बेटा, है ना, हम अच्छे डॉक्टर इंजीनियर बन गए पढ़ लिख के, और हम खूब अच्छी कंपनी में CEO वीओ बन गए, अपना क्लिनिक खोले, जो भी आप, तो वो जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है बेटा, तो आपको भी पता है कि उस स्टेट के साथ कुछ जवाबदारियाँ आ जाती हैं ना। फिर आप ऐसे काम नहीं कर सकते बेटा जिससे वो आपकी स्टेट लूज़ हो जाए, है ना आप लूज स्टॉक कर सकते हो कहीं पर, ठीक है, पब्लिक में तो नहीं कर सकते हो, पता है ना आपको। तो उस तरह की चीज़ें बेटा, एक बार हम मोस्ट स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं तो हमारी जवाबदारियां बढ़ जाती हैं। अगर आपने कुछ ऐसी हरकत करी बेटा जिससे आपको आपकी कंपनी से निकाल दिया जाए, तो ऐसा हो ना आप खुश होकर तालियां बजाओ, हो अच्छा हुआ निकाल दिया मुझे आगे, नहीं, आप चिंता में आ जाओगे बेटा, है ना। चिंता में आने का मतलब बेटा कि आप कंपनी वालों से माफ़ी मांगोगे, या तुरंत आप किसी नए जॉब के लिए ट्राई करने की कोशिश करोगे, तो वापस आप चाहोगे वापस मैं किस अवस्था में आ जाऊँ, स्थायी अवस्था में। तो जो हम रियल लाइफ में करते हैं बेटा, वही रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए भी है कि कोई भी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया यदि साम्य पर आ गई बेटा, तो साम्य अवस्था उसकी सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। साम्य अवस्था जो होती है बेटा, उसकी सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है, और कोई भी निकाय अपनी सर्वाधिक स्थायी अवस्था को परिवर्तित या छोड़ना नहीं चाहता है। तो अगर हमने ज़बरदस्ती बेटा, अगर हमने ज़बरदस्ती क्या करा, कुछ परिवर्तन करे, ठीक है, मान लो हमने कंटेनर का जो बंद पात्र में अभिक्रिया हो रही थी उसका ढक्कन खोल के अभिकारक मिला दिया, या उत्पाद निकाल दिया, या दाब को बढ़ा दिया, आयतन को बढ़ा दिया, कुछ भी हमने ऐसा कुछ काम करा, तो क्या होगा बेटा, उससे क्या होगा, वो साम्यावस्था परिवर्तित हो जाएगी, साम्यावस्था डिस्टर्ब हो जाएगी बेटा। परंतु वो ज़्यादा देर तक विचलित नहीं रहेगी बेटा। अभिक्रिया का दायित्व होगा, जैसे हमारा दायित्व था वैसे अभिक्रिया का दायित्व होगा कि वो पुनः उस तरीके से आगे या पीछे जाएगी, अग्र दिशा में या पश्चिम दिशा में, ताकि जो हमने परिवर्तन करा है बेटा, उस परिवर्तन का प्रभाव नगण्य हो जाए और साम्य पुनः क्या हो जाए, आपका स्थापित हो जाए। उस परिवर्तन का प्रभाव नगण्य हो जाए और साम्य हमारा पुनः स्थापित हो जाए। इसी को हमारे जो वैज्ञानिक हैं बेटा, हमारे जो ली चैटेलियस अंकल हैं, उन्होंने सबसे पहले इसे ऑब्जर्व करा था, समझा था, और उन्होंने अपना सिद्धांत बना के आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इन्हें नटशेल बेटा कि साम्य अवस्था स्थायी अवस्था को अगर आप परिवर्तित कर रहे हो किसी कारक को परिवर्तित करके, तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होगी, ठीक है ना, अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहाँ पर उस परिवर्तन
वाले कारक का प्रभाव नगण्य हो जाए तथा साम्य पुनः क्या हो जाए बेटा, स्थापित हो जाए। तो ये जो इतनी देर मैंने आपको भाषण दिया है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब आप लिख लो बेटा, इसी में जो हमने बोला है उसको शब्दों में थोड़ा सा लिख लो कि किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था, किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है। किसी भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था सर्वाधिक स्थायी अवस्था होती है तथा यदि, है ना, तथा यदि किसी कारक, है ना, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो बेटा, सांद्रता, दाब, ताप, आयतन, है ना, सांद्रता, दाब, ताप, आयतन या अक्रिय पदार्थ को मिलाकर, है ना, ब्रैकेट में लिखना, है ना, तथा यदि किसी कारक को, ब्रैकेट में कारक कौन कौन से हैं, दाब, ताप, आयतन, सांद्रता या अक्रिय पदार्थ को मिलाकर, ठीक है ना, साम्य परिवर्तित किया जाता है ना, साम्य परिवर्तित किया जाता है तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है ना, तो अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में परिवर्तित कारक का प्रभाव नगण्य हो जाए, है ना। अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिस दिशा में परिवर्तित कारक का प्रभाव नगण्य हो जाए, जिस दिशा में परिवर्तित कारक का प्रभाव नगण्य हो जाए, है ना, जिस दिशा में परिवर्तित कारक का प्रभाव नगण्य हो जाए तथा साम्य पुनः स्थापित हो जाए, है ना। जिस दिशा में साम्यावस्था कारक का प्रभाव, जिस दिशा में परिवर्तित होने वाले कारक का प्रभाव नगण्य हो जाए तथा साम्य पुनः स्थापित हो जाए। इतना बस सिंपल सा है बेटा लाशातली सिद्धांत। मतलब सीधा सीधा इन नटशेल, अगर आपने किसी चीज़ को बढ़ाया है तो ये अभिक्रिया का दायित्व होगा बेटा उस दिशा में जाना जहाँ पर उसका, है ना, वो चीज़ कम हो जाए, और अगर आपने किसी चीज़ को कम करा है तो अभिक्रिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उस दिशा में जाए ताकि वो वहाँ पर बढ़ जाए। ताकि आपने घटाया है बेटा, आपने एक चीज़ को घटाया है, अभिक्रिया बढ़ाना चाहेगी, है ना। आपने ये साम्य था, आपने कम कर दिया बेटा तो अभिक्रिया का साम्य विचलित हो गया। अभिक्रिया करेगी, क्या करेगी बेटा, आपने कम करा है, अभिक्रिया वापस उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि फिर से साम्य क्या हो जाए, स्थापित हो जाए। आपने कम करा है, अभिक्रिया वापस उसे बढ़ाने की कोशिश करेगी, है ना। आपने किसी को बढ़ा दिया होगा तो अभिक्रिया वापस उसे क्या करने की कोशिश करेगी, घटाने की कोशिश करेगी। इसको हम बोलते हैं बेटा ली चैटलेस प्रिंसिपल, है ना। अब इसमें हमें अलग अलग देखना है। पहला है बेटा आपका सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, है ना। इफेक्ट ऑफ क्या आपका, कंसंट्रेशन। सबसे सिंपल आपका सांद्रता ही होता है ना। सबसे सिंपल जो होता है बेटा वो सांद्रता ही है। और सांद्रता में केवल इतना है बेटा, जिसका बढ़ाओगे, है ना, मान लो अभिकारक का बढ़ाया बेटा, तो आपने बढ़ाया है, आपको एक नटशेल में मैंने शिक्षा दे दी कि आपने बढ़ाया है तो अभिक्रिया क्या करना चाहेगी, कम करना चाहेगी। अब अभिकारक की सांद्रता कम किस दिशा में होती है बेटा, जब मेरी अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित हो जाए, अग्र दिशा में ना। तो इसमें हमें क्या लिखना है बेटा कि अभिकारक का बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, अग्र दिशा में, और उत्पाद का बढ़ाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी बेटा, पश्चिम दिशा में। ठीक है, तो आप बस इसमें लिखना है बेटा कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होती है ना। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होती है ना, तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर, तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। ठीक है ना, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होती है ना, तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होती है तथा उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया पश्चिम दिशा में विस्थापित होती है। ठीक है जी बच्चों, ठीक है। तो हमसे अगर ये पूछता है बेटा इस तरह से कि कोई भी अभिक्रिया है, मान लो A + B गिव्स C + D, है ना। मान लो अभी हम गैसीय अभिक्रिया ही ले रहे हैं, A गैस, B गैस, C गैस और कौन सा, D गैस, है ना। अब हमसे बोल रहा है बेटा कि अगर हमने A की सांद्रता को बढ़ा दिया, है ना, ये अभिक्रिया ऑलरेडी बेटा साम्य अवस्था स्थापित कर चुकी है, साम्य पर है। अब हमने अगर A की सांद्रता बढ़ाई तो हमसे पूछेगा किस दिशा में जाएगी, तो हम बोलेंगे हमारी अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी, अग्र दिशा में। ठीक है ना। अगर हमसे बोल रहा है बेटा हम कि हमने C की सांद्रता बढ़ाई, C बोले या D बोले, है ना, दोनों में से किसी का भी बोले, बढ़ाई,
तो हमसे पूछे अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी बेटा, तो हम बोलेंगे पश्चिम दिशा में, है ना। इधर भी ए भी बोल सकता था, साथ ही साथ क्या बोल सकता था बेटा, बी भी बोल सकता था। ठीक है जी। अब देखिए जरूरी नहीं बेटा, है ना, इसका उल्टा भी कर सकता था। उल्टा करने का मतलब आपसे बोल रहा है कि हमने ए या बी दोनों में से बोल रहा है ना, किसी की भी हमने सांद्रता कम करी, तो अगर हम ए या बी में से किसी की सांद्रता कम कर रहे हैं बेटा, ठीक है ना, बढ़ाने पर तो अभिकारक की बढ़ा रहे हो, आपने बढ़ाई अभिक्रिया कम करेगी। अब आपने घटाई है बेटा, तो आपने घटाई है, क्योंकि जब हम बुक्स में पढ़ते हैं या हम लिखाते हैं बेटा, तो हम केवल बढ़ाने की लिखते हैं ना, बट घटाने क्वेश्चंस में तो कभी घटाने की भी बात कर सकता है। तो अगर हमने ए या बी में से किसी की घटाई, तो हम बोलेंगे कि हमारी अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित हो जाएगी, पश्चिम दिशा में। तो हम बोलेंगे कि हमारी अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित हो जाएगी बच्चों, पश्चिम दिशा में ना। और इसी तरह से अगर हमसे बोल रहा है सी या डी की आपने घटा दी, तो क्या होगा, अगर आपने घटा दी है बेटा, तो आपने घटाई है, अभिकारक का दायित्व होगा उसे बढ़ाना, और बढ़ाने के लिए अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी आपकी, अग्र दिशा में, तो ये चली गई अग्र दिशा में। ठीक है, तो सबसे सिंपल जो होता है बेटा वो सांद्रता का ही प्रभाव है, जिसमें हमें अभिक्रिया का टाइप मतलब डेल्टा एन जी क्या है इससे कोई लेना देना नहीं है। डेल्टा एन जी जीरो है, डेल्टा एन जी पॉजिटिव है या डेल्टा एन जी नेगेटिव है, इससे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मुझे केवल और केवल क्या देखना है कि सांद्रता का जब प्रभाव देखना है, तो मुझे ये देखना है कि दिया जिसकी सांद्रता हम परिवर्तित कर रहे हैं बच्चों, वो अभिकारक है कि उत्पाद है। जिसकी सांद्रता हम परिवर्तित कर रहे हैं वो अभिकारक है कि उत्पाद है, मुझे केवल इतना देखना है बेटा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। ठीक है, अभिकारक की बढ़ाओगे तो अग्र दिशा में, घटाओगे तो पश्चिम दिशा में। उत्पाद की घटाओगे तो अग्र दिशा में और घटाओगे तो पश्चिम दिशा में, सॉरी क्या बोलते हैं मैंने, उत्पाद की बढ़ाओगे तो पश्चिम दिशा में और घटाओगे तो अग्र दिशा में। अब बेटा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हम करवाते क्यों हैं, ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने का हमारा जो उद्देश्य होता है वो उत्पाद को बनाना होता है ना। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को करवाने का हमारा उद्देश्य जो होता है उत्पाद को बनाना, मतलब हम चाहते हैं बेटा कि हमारी अभिक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा किस दिशा में जाए, अग्र दिशा में। तो कभी कभी हमसे पूछ भी सकता है बेटा ना कि इस अभिक्रिया के होने की, या किसी भी अभिक्रिया, इसकी बात नहीं करो, किसी भी अभिक्रिया के होने की सांद्रता के पदों में सबसे अच्छी कंडीशन या शर्त क्या होनी चाहिए। तो आपकी या मैक्सिमम यील्ड की बात करें बेटा, है ना, कि किसी अभिक्रिया में मैक्सिमम यील्ड, सर्वाधिक लब्धि कब होगी। तो सर्वाधिक लब्धि का मतलब भी होता है अभिक्रिया का किस दिशा में जाना बेटा, अग्र दिशा में। और अग्र दिशा में कब जाएगी अभिक्रिया, जब हम अभिकारकों की सांद्रता तो कम करें बेटा, और है ना उत्पादों की सांद्रता बेटा, है ना। अब बोलने के लिए हम बोले उत्पादों की सांद्रता, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाएं बेटा, अभिकारकों की सांद्रता को बढ़ाएं और उत्पादों की सांद्रता को क्या करें बेटा, कम करें, है ना। परंतु इंडस्ट्रियल शब्दों में अगर हम बात करें बेटा, औद्योगिक पदों में, तो औद्योगिक पदों में हम बोलते हैं कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाते जाओ और उत्पाद को लगातार निकालते जाओ। मतलब आप साम्य को कभी स्थापित होने ही मत दो, ठीक है ना। साम्य अगर स्थापित ही नहीं होने दोगे तो अभिक्रिया लगातार किस दिशा में चलती जाएगी बेटा, अग्र दिशा में। और अगर अभिक्रिया अग्र दिशा में लगातार चलती गई तो उत्पाद ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। तो अगर कोई भी इंडस्ट्री हमने सेट करके रखी है बेटा, तो उस इंडस्ट्री में हमारा पर्पस ही है ज़्यादा से ज़्यादा किसको बनाना, उत्पाद को बनाना। ठीक है, तो उसके लिए अभिक्रिया हमेशा अग्र दिशा में ले जाना चाहिए हमें, और वो दो ही शर्तों में संभव है, लगातार हम अभिकारक मिलाते जाएं और उत्पाद को निकालते जाएं। जैसे अब आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में आएंगे बेटा, मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, हेबर प्रोसेस से अमोनिया को बनाना। ठीक है, N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस। ठीक है, अब हेबर प्रोसेस से हम अमोनिया बना रहे हैं। हमसे पूछ रहा बेटा कि अमोनिया की सर्वाधिक लब्धि के लिए क्या उचित शर्तें या क्या उचित हमारी कंडीशंस होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे बेटा इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ किस किस का, N2 एंड H2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का सांद्रता लगातार क्या करते जाओ बेटा, बढ़ाते जाओ। और दूसरी कंडीशन क्या बोल देंगे बेटा, कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ किसका, NH3, कंटिन्यूस रिमूवल ऑफ किसका बेटा, NH3। ठीक है,
ठीक। तो ये सांद्रता के पदों की बात करूँ, अभी और भी प्रभाव हैं जो हम अगले सेशन में देखेंगे बेटा। आज हम केवल सांद्रता का प्रभाव समझ दे रहे हैं। अब इसी को बेटा देखो थोड़ा सा और टफ करना हो क्वेश्चन को, तो हमसे बोलेगा कि HCl डालने पर, अगर हमने HCl गैस इसमें मिला दी, साम्यावस्था में हमने HCl गैस मिला दी, तो अभिक्रिया किस दिशा में विस्थापित होगी। तो थोड़ा सा टिपिकल लेवल अगर क्वेश्चन का बढ़ाना हो तो ये भी कर सकता है। आपको अब ये सोचना है बेटा कि अगर मैंने HCl मिला दी है तो HCl का क्या काम होगा। HCl क्या है बेटा, अम्लीय प्रवृत्ति का है ना, और अमोनिया क्या है बेटा, क्षारीय प्रवृत्ति का। अम्ल और क्षार अभिक्रिया करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली HCl क्या करेगा बेटा, अमोनिया को खत्म करेगा। इनडायरेक्टली वो NH3 को क्या करेगा बेटा, खत्म करेगा। और अगर NH3 खत्म हुआ है तो पक्का मेरी अभिक्रिया किस दिशा में स्थापित हो जाएगी, अग्र, है ना। क्योंकि हम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बेटा, उसमें थोड़ा सा जो हमें बेसिक चीज़ें पता है उन्हीं का थोड़ा सा वो लेवल बढ़ा देता है कि आप क्रिटिकल थिंकिंग, आप उस लेवल तक चीज़ों को सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन उद्देश्य ही बेटा यही है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना, ताकि आप जो भी आगे किसी भी फील्ड में जाओ बेटा आप, है ना, तो आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को वहाँ पर एनालाइज कर सकें। ठीक, तो इस तरह से भी अच्छा क्वेश्चन हमारा बन सकता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए और हमसे क्वेश्चन बोल रहा है CaCO3 सॉलिड, है ना, ये वियोजित हो रहा है किस किस में, आपका CO सॉलिड प्लस CO2 गैस। ठीक है जी, तो अगले सेशन में हम इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे बेटा, मतलब चैप्टर को ही, क्योंकि बस अब हमारा थोड़ा सा बाकी है, बाकी सब चीज़ें हमारी हो चुकी। ठीक, तो अब इसमें बोल रहा है बेटा कि CaCO3 सॉलिड को डालने या निकालने का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। पहले चलो डालने की बात करते हैं कि CaCO3 डालने पर क्या होगा। अब बच्चा बोलता है सर CaCO3 तो अभिकारक है, अभिक्रिया किस दिशा में स्थापित हो जाएगी बेटा, अग्र दिशा में। ठीक है, जो गलत है ना। निकालने पर क्या प्रभाव होगा, बच्चा बोलेगा सर पश्चिम दिशा में, गलत। CaO डालने का क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं, डालो निकालो। क्यों नहीं पड़ेगा सर, बेटा आप खुद देखो, हमने बोला है बार बार आपसे कि जब भी ठोस या द्रव गैस के साथ आ जाए तो वो हमारे अभिक्रिया को कोई भी प्रभाव नहीं डालते हैं। आप खुद सोच सकते हो बेटा, इस अभिक्रिया का Kc क्या था बेटा, केवल CO2 की सांद्रता। ठीक है ना, सॉलिड तो आ ही नहीं रहा था। Kp क्या था इसका बेटा, CO2 का आंशिक दाब। तो ध्यान देना बेटा, वो चीज़ जो आपके साम्यावस्था में कहीं पे कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, वो चीज़ जो आपके साम्यावस्था पर, साम्यावस्था व्यंजक में शामिल ही नहीं है बेटा, उसको डालने या निकालने का हमारी अभिक्रिया में कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है ना। जो चीज़ हमारे साम्यावस्था स्थिरांक के व्यंजक में शामिल नहीं है बेटा, उसको डालने या निकालने का हमारी अभिक्रिया के ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपसे बार बार पूछा जाएगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, है ना। परंतु आप देखो, है ना, तो ये तो हो गया। अब मान लो हमसे इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि हमने लाइम वाटर, चूने का पानी, वो मिला दिया तो क्या होगा। अब ये देखो, है ना, जब हम एग्जाम देने जाएंगे बेटा तब हम पूरी केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, तो हमें पूरी चीज़ें पता होना चाहिए। लाइम वाटर जो होता है बेटा वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। ठीक है जी, जो हमने अभी देखा है बेटा किस, मतलब हमें पता है, देखा तो नहीं, जो किस प्रवृत्ति का है बेटा, बेसिक। और यहाँ पर CO2 किस प्रवृत्ति का है बेटा, एसिडिक, मतलब अम्लीय। तो मैंने क्या बोला बेटा, आपको वहाँ पर थोड़ा सा तो दिमाग अपना लगाना पड़ेगा। यहाँ पर अम्ल क्षार की क्या होगी बेटा, अभिक्रिया होगी, और अम्ल क्षार की अभिक्रिया हुई मतलब ये क्या करेगा बेटा, CO2 को ख़त्म करेगा। और अगर CO2 को ख़त्म करेगा तो अभिक्रिया किस दिशा में स्थापित होगी बेटा, हमारी अग्र दिशा में। ठीक है, तो अभिक्रिया किस दिशा में स्थापित होगी, अग्र दिशा में। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा बेटा एग्जाम में, वो उसकी मर्जी है कि लाइम वाटर मिलाने पर CaCO3 के वियोजन की मात्रा बढ़ेगी कि कम होगी, तो बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि लाइम वाटर मिलाते ही CO2 कम होगा, अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, तो CaCO3 और ज़्यादा वियोजित होगा। या माने से बोलते CaO का भार मिश्रण में बढ़ेगा, तो बढ़ेगा वो भी बेटा, क्योंकि अगर अभिक्रिया अग्र दिशा में गई तो CaO भी बढ़ेगा। ठीक है ना, और CaO बढ़ेगा तो उससे उसका भार भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो आई होप मेरी कहानी आप सभी को समझ में आ रही होगी बेटा, कि सांद्रता के प्रभाव में आपको केवल इस तरह से क्वेश्चंस में
सिंपल क्वेश्चन में केवल अभिकारक उत्पाद की सांद्रता को परिवर्तित करके पूछेगा क्या होगा, और टिपिकल क्वेश्चन में बेटा थोड़े से अभिकारक या उत्पाद की किसी भी नई चीज़ के साथ अभिक्रिया करवा के भी आपको परेशान कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगले सेशन में बेटा हम बाकी बचे हुए प्रभाव और थोड़ा सा हम भौतिक साम्य के ऊपर लाशतली सिद्धांत को देख के हमारे चैप्टर का समापन करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।